उसे अब नीलम कोई नहीं कहता था, सब शाह की कंजरी कहते थे। नीलम को लाहौर हीरा मंडी के एक चौबारे में जवानी चढ़ी थी और वहीं के एक रियासती सरदार के हाथों पूरे 5,000 में उसकी नथ उतरी थी और वहां ही उसके हुस्न ने आग जलाकर सारे शहर को झुलसा दिया था। पर फिर एक दिन हीरा मंडी का रास्ता चौबारा छोड़कर शहर के सबसे बड़े होटल फ्लैटी में आ गई थी। वही शहर था, पर सारा शहर जैसे रातों रात उसका नाम ही भूल गया हो। सबके मुंह से सुनाई देता था शाह की कंजरी। गजब का गाती थी, कोई गाने वाली उसकी तरह मिर्जे की सद नहीं लगा सकती थी। इसलिए चाहे लोग उसका नाम भूल गए थे, पर उसकी आवाज आवाज नहीं भूल सके। शहर में जिसके घर भी तवे वाला बाजा था, वह उसके भरे हुए तवे जरूर खरीदता था। पर सब घरों में तवे की फरमाइश के वक्त हर कोई यह जरूर कहता था, आज शाह की कंजरी वाला तवा जरूर सुनना है। लुकी छिपी बात नहीं थी, शाह के घर वालों को भी पता था। सिर्फ पता ही नहीं था, उनके लिए बात भी बहुत पुरानी हो चुकी थी। शाह का बड़ा लड़का जो अब ब्याहने लायक था, जब गोद में था तो सेठानी ने जहर खा के मरने की धमकी दी थी। पर शाह ने उसके गले में मोतियों का हार पहनाकर उसे कहा था, शाहनिए, वह तेरे घर की बरकत है। मेरी आंख जौहरी की आंख है। तूने सुना हुआ नहीं है, नीलम ऐसी चीज होता है जो लाखों को खाक कर देता है और खाक को लाख बना देता है। जिसे उल्टा पड़ जाए उसके लाख से खाक बना देता है और जिसे सीधा पड़ जाए उसे खाक से लाख बना देता है। वह भी नीलम है, हमारी राशि से मिल गया है। जिस दिन से साथ बना है, मैं मिट्टी में हाथ डालूं तो सोना हो जाती है। पर वही एक दिन घर उजाड़ देगी, लाखों को खाक बना देगी शाहजी। शाहनी ने छाती की साल सहकर उसी तरफ से दलील दी थी जिस तरफ से शाह ने बात चलाई थी। मैं तो बल्कि डरता हूं कि इन कंजरियों का क्या भरोसा, कल किसी और ने सब्ज बाग दिखाए और जो वह हाथों से निकल गई तो लाख से खाक बन जाना है। शाह ने फिर अपनी दलील दी थी और शाहनी के पास और दलील नहीं रह गई थी, सिर्फ वक्त के पास रह गई थी। और वक्त वक्त चुप था, कई बरसों से चुप था। शाह सचमुच जितने रुपये नीलम पर बहाता उससे कई गुना ज्यादा पता नहीं कहां से बहकर उसके पास आ जाते थे। पहले उसकी छोटी सी दुकान शहर के छोटे से बाजार में होती थी, पर अब सबसे बड़े बाजार में लोहे के जंगले वाली सबसे बड़ी दुकान उस शाह की थी। घर की जगह पूरा मोहल्ला उसका था, जिसमें बड़े खाते पीते किराएदार थे और जिसमें तहखाने वाले घर को शाहनी एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। बहुत बरस हुए। शाहनी ने एक दिन मोहरों वाले ट्रंक को ताला लगाते हुए शाहजी से कहा था, उसे चाहे होटल में रखो, चाहे उसे ताजमहल बनवा कर दो, पर बाहर की बला बाहर ही रखो। उसे मेरे घर न लाना, मैं उसके माथे नहीं लगूंगी। और सचमुच शाहनी ने अब तक उसका मुंह नहीं देखा था। जब उसने यह बात कही थी, उसका बड़ा लड़का स्कूल में पढ़ता था और अब वह उसे ब्याहने जा रही थी। वह ब्याहने लायक हो गया था, पर शाहनी ने ना उसके गाने वाले तवे घर में आने दिए थे और ना ही घर में किसी को उसका नाम लेने दिया था। वैसे उसके बेटे ने दुकान दुकान पर उसके गाने सुन रखे थे और जने जने से सुन रखा था शाह की कंजरी। बड़े लड़के का ब्याह था। घर पर 4 महीने से दर्जी बैठे हुए थे। कोई सूटों पर सलमा काट रहा था, कोई तिल्ला, कोई किनारी और कोई दुपट्टे पर सितारे जड़ रहा था। शाहनी के हाथ भरे हुए थे। रुपयों की थैली निकालती, खोलती, फिर और थैली भरने के लिए तहखाने में चली जाती। शाह के यार दोस्तों ने शाह की दोस्ती का वास्ता डाला था कि लड़के के ब्याह पर कंजरी जरूर गंवानी है। वैसे बात उन्होंने बड़े तरीके से कही थी ताकि शाह कभी बल न खा जाए। वैसे तो शाहजी को बहुतेरी गाने नाचने वाली हैं, जिसे मर्जी हो बुलाओ, पर यहां मल्लिकाएं तुरन्नुम जरूर आए, चाहे मिर्जे की एक ही सद लगा जाएं। फ्लैटी होटल आम होटलों जैसा नहीं था। वहां ज्यादातर अंग्रेज लोग ही आते और ठहरते थे। उसमें अकेले अकेले कमरे भी थे, पर बड़े बड़े कमरों के सेट भी थे। ऐसे ही एक सेट में नीलम रहती थी और शाह ने सोचा, दोस्तों यारों का दिल खुश करने के लिए वह एक दिन नीलम के यहाँ एक रात की महफिल रख लेगा। यह तो चौबारे पर जाने वाली बात हुई ना। एक ने उज्र किया तो सारे बोल पड़े, नहीं शाहजी, वह तो सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है।
पहले कभी इतने बरस हमने कुछ कहा है? उस जगह का नाम तक भी नहीं लिया। वह जगह तुम्हारी अमानत है। हमें तो भतीजे के ब्याह की खुशी मनानी है। उसे खानदानी घरानों की तरह अपने घर बुलाओ, हमारी भाभी के घर। बादशाह के मन को भा गई, इसलिए वह दोस्तों यारों को नीलम की राह दिखाना नहीं चाहता था। चाहे उसके कानों में भनक पड़ती रहती थी कि उसकी गैर हाजिरी में कोई अमीर ज़्यादा नीलम के पास आने लगा था। दूसरे इसलिए भी कि वह चाहता था नीलम एक बार उसके घर आकर उसके घर की तड़क भड़क देख जाए। पर वह शाहनी से डरता था, दोस्तों को हामी न भर सका। दोस्तों यारों में से दो ने राह निकाली और शाहनी के पास आकर कहने लगे, भाभी तुम लड़के की शादी के गीत नहीं गवाओगी, हम तो सारी खुशियां मनाएंगे। शाह ने सलाह की है कि एक रात यारों की महफिल नीलम की तरफ से हो जाए। बात तो ठीक है, पर हजारों उड़ जाएंगे। आखिर घर तो तुम्हारा है, पहले उस कंजरी को थोड़ा खिलाया है। तुम सयानी बनो, उसे गाने बजाने के लिए एक दिन यहां बुला लो। लड़के के ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपया भी उजड़ने से बच जाएगा। भाभी, शाहनी पहले तो भरी भराई बोली, मैं उस कंजरी के माथे नहीं लगाना चाहती हूं। पर जब दूसरों ने बड़े धीरज से कहा, यहां तो भाभी तुम्हारा राज है, वह बांदी बनकर आएगी तुम्हारे घर, तुम्हारे हुक्म में बंधी हुई, तुम्हारे बेटे की खुशी मनाने के लिए। हेठी तो उसकी है, अरे तुम्हारी काहे की है? जैसे कमीन कमने आए डोम मरासी, वैसे ही वह भी आएगी। बात शाहनी के मन को भा गई। वैसे भी कभी सोते बैठते उसे ख्याल आता था, एक बार देखूं तो सही, आखिर उसमें है क्या। उसने उसे कभी देखा नहीं था, पर कल्पना जरूर की थी, चाहे डर कर, सहम कर या चाहे नफरत से। और शहर में से गुजरते हुए अगर किसी कंजरी को टांगे में बैठते हुए देखती तो ना चाहते हुए भी सोच हो आती, क्या पता वही हो, चलो एक बार मैं भी देख लूं। वह मन में घुल सी गई। जो उसको मेरा बिगाड़ना था उसने बिगाड़ लिया, अब और उसे क्या कर लेना है, एक बार चंद्रा को देख तो लूं। सो शाहनी ने हामी भर दी, पर एक शर्त रखी, यहां न शराब उड़ेगी न कबाब। भले घरों में जिस तरह गीत गाए जाते हैं उसी तरह गीत करवाऊंगी। तुम मर्द मानस भी बैठ जाना, वह आए और सीधी तरह गाकर चली जाए। मैं वही 4 बतासे उसकी झोली में भी डाल दूंगी जो और लड़के लड़कियों को दूंगी जो बन्ने सहरे गाएंगे। यही तो भाभी हम कहते हैं, शाह के दोस्तों ने फूंक दी। तुम्हारी समझदारी से ही तो घर बना है भाभी, नहीं तो क्या खबर क्या हो गुजरना था। वह आई, शाहनी ने खुद अपनी बग्गी भेजी थी। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। बड़े कमरे में सफेद चादरें बिछाकर बीच में ढोलक रखी हुई थी। घर की औरतों ने बन्ने सेहरे गाने शुरू कर दिए। बग्गी दरवाजे पर आकर रुकी तो कुछ उतावली औरतें दौड़कर खिड़की की एक तरफ चली गईं और कुछ सीढ़ियों की तरफ। अरे बदसगुनी क्यों करती हो, सहरा बीच में ही छोड़ दिया। शाहनी ने डांट सी दी, पर उसकी आवाज खुद ही धीमी सी लगी, जैसे उसके दिल पर एक धमक सी हुई हो। वह सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे तक आ गई थी। शाहनी ने अपनी गुलाबी साड़ी का पल्ला संवारा, जैसे सामने देखने के लिए वह साड़ी के शगुन वाले रंग का सहारा ले रही हो। सामने उसने देखा हरे रंग की बांकड़ी वाला गरारा पहने हुए थी वह, गले में लाल रंग की कमीज थी और सिर से पैर तक ढलकी हुई हरे रेशम की चुनरी एक झिलमिल सी हुई। शानी को सिर्फ एक पल यही लगा जैसे हरा रंग सारे दरवाजे में फैल गया था। फिर हरे कांच की चूड़ियों की छन छन हुई तो शाहनी ने देखा एक गोरा गोरा हाथ एक झुके हुए माथे को छूकर आदाब बजा रहा है और साथ ही एक झनकती हुई सी आवाज, बहुत बहुत मुबारक शाहनी, बहुत बहुत मुबारक। वह बड़ी नाजुक सी पतली सी थी, हाथ लगते ही दोहरी होती थी। शाहनी ने उसे गाव तकिए के सहारे हाथ के इशारे से बैठने को कहा तो शाहनी को लगा कि उसकी मासल बाह बड़ी ही बेडौल लग रही थी। कमरे के कोने में शाह भी था, दोस्त भी थे, कुछ रिश्तेदार मर्द भी थे। उस नाजनीन ने उस कोने की तरफ देखकर भी एक बार सलाम किया और फिर परे गाव तकिए के सहारे ठुमक कर बैठ गई। बैठते वक्त कांच की चूड़ियां फिर छनकी। शाहनी ने एक बार फिर उसकी बाहों को देखा, हरी कांच की ओर, और फिर स्वाभाविक ही उसकी नजर अपनी बाह पर पड़े हुए सोने के चूड़े को देखने लगी। कमरे में एक चकाचौंध सी छा गई थी। हर एक की आंख जैसे एक ही तरफ उलट गई थीं। शाहनी की अपनी आंखें भी, पर उसे अपनी आंखों को छोड़कर सबकी आंखों पर एक गुस्सा सा आ गया। वह फिर एक बार कहना चाहती थी, अरे
बदशगुनी क्यों करती हो? सेहरे गाओ ना। पर उसकी आवाज गले में घुटती सी रह गई थी। शायद औरों की आवाज भी गले में घुट सी गई थी। कमरे में एक खामोशी छा गई थी। वह अधबीच रखी हुई ढोलक की तरफ देखने लगी और उसका जी किया कि वह बड़ी जोर से ढोलक बजाए। खामोशी उसने ही तोड़ी जिसके लिए खामोशी छाई थी। कहने लगी, मैं तो सबसे पहले घोड़ी गाऊंगी, लड़के का सगन करूंगी। क्यों शाहनी? और शाहनी की तरफ ताकती हंसती हुई घोड़ी गाने लगी। निक्की निक्की बूंदी निकिया, मीही वे वरे, तेरी माँ वे सुहागिन तेरे सगन करे। शाहनी को अचानक तसल्ली सी हुई, शायद इसलिए कि गीत के बीच की माँ वही थी और उसका मर्द भी सिर्फ उसका मर्द था, तभी तो माँ सुहागिन थी। शाहनी हंसते से मुंह से उसके सामने आकर बैठ गई, जो उस वक्त उसके बेटे के सगन कर रही थी। घोड़ी खत्म हुई तो कमरे की बोलचाल फिर से लौट आई। फिर कुछ स्वाभाविक सा हो गया। औरतों की तरफ से फरमाइश की गई, डोलकी रोड़े वाला गीत। मर्दों की तरफ से फरमाइश की गई, मिर्जे दियां सद्दा। गाने वाली ने मर्दों की फरमाइश सुनी अनसुनी कर दी और ढोलकी को अपनी तरफ खींचकर उसने ढोलकी से अपना घुटना जोड़ दिया। शाहनी कुछ रौ में आ गई थी, शायद इसलिए कि गाने वाली मर्दों की फरमाइश पूरी करने के बजाय औरतों की फरमाइश पूरी करने लगी थी। मेहमान औरतों में से शायद कुछ एक को पता नहीं था। वह एक दूसरे से कुछ पूछ रही थी और कई उनके कान के पास आकर कह रही थी, यही है शाह की कंजरी। कहने वालियों ने शायद बहुत धीरे से कहा था, खुसुर पुसुर सा, पर शाहनी के कान में आवाज पड़ गई थी, कानों से टकरा रही थी, शाह की कंजरी, शाह की कंजरी। और शाहनी के मुंह का रंग फीका पड़ गया। इतने में ढोलक की आवाज ऊंची हो गई और साथ में गाने वाली की भी, सूहे वे चीरे वालिया मैं कहनी। और शाहनी का कलेजा थम सा गया। वह सूहे चीरे वाला मेरा ही बेटा है, सुख से आज घोड़ी पर चढ़ने वाला मेरा बेटा। फरमाइशों का अंत नहीं था। एक गीत खत्म होता और दूसरा गीत शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की फरमाइश पूरी करती तो कभी मर्दों की, और बीच बीच में कह देती, कोई और भी तो गाओ ना, मुझे सांस दिला दो। पर हिम्मत कहाँ थी किसी की उसके सामने होने की। उसकी टल्ली सी आवाज, वह भी शायद कहने को ही कह रही थी। वैसे एक के पीछे झट दूसरा गीत छेड़ देती थी। गीतों की बात और थी, पर जब उसने मिर्जे की हेक लगाई, उठनी साहिबा सुतिए उठ के दे दीदार, हवा का कलेजा हिल गया। कमरे में बैठे मर्द बुत बन गए थे। शाहनी को फिर घबराहट सी हुई। उसने बड़े गौर से शाहजी के मुख की तरफ देखा। शाह भी और बुतों सरीके बुत बन गया था, पर शाहनी को लगा वह पत्थर का ही हो गया है। शाहनी के कलेजे में हौल सा हुआ और उसे लगा अगर यह घड़ी छिन गई तो वह आप भी हमेशा के लिए बुत बन जाएगी। वह करे, कुछ करे, कुछ भी करे, पर मिट्टी की बुत न बने। काफी शाम हो गई, महफिल खत्म होने वाली थी। शाहनी का कहना था, आज वे उसी तरह बताशे बांटेंगी जिस तरह लोग उस दिन बांटते हैं जिस दिन गीत बैठाए जाते हैं। पर जब गाना खत्म हुआ तो कमरे में चाय और कई तरीके की मिठाई आ गई और शानी ने मुट्ठी में लपेटा हुआ 100 का नोट निकालकर अपने बेटे के सिर के ऊपर से वारा और फिर उसे पकड़ा दिया, जिसे लोग शाह की कंजरी कहते थे। रहने दे शाहनी, आगे भी तेरा ही खाती हूं, उसने जवाब दिया और हंस पड़ी। उसकी हंसी उसके रूप की तरह ही झिलमिल कर रही थी। शाहनी के मुंह का रंग हल्का पड़ गया। उसे लगा जैसे शाह की कंजरी ने आज भरी सभा में शाह से अपना संबंध जोड़कर उसकी हतक कर दी हो। पर शाहनी ने अपने आप को थाम लिया, एक जिरासा किया कि आज उसने हार नहीं खानी है। वह जोर से हंस पड़ी, नोट पकड़ाती हुई कहने लगी, शाह से तो तूने नित लेना है, पर मेरे हाथ से तूने फिर कब लेना है? चल आज ले ले। और शाह की कंजरी नोट पकड़ती हुई एक ही बार में हीनी सी हो गई। कमरे में शाहनी की साड़ी का सगुन वाला गुलाबी रंग फैल गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको अमृता प्रीतम जी की यह कहानी शाह की कंजरी? पसंद आई ना? कमेंट करके बताइए। और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने में कतई भी कंजूसी न कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली खूबसूरत मनमोहक कहानियों के साथ, निकालकर उन्हें साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का दिल से ईमानदारी से ख्याल रखिए। नमस्कार।